नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और आज आप देख रहे हैं बीमा हो तो ऐसा। आज के इस शो में हम बात करेंगे कि बुजुर्गों के हेल्थ बीमा की उम्र का आखिरी पड़ाव इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है, खासकर स्वास्थ्य के मामले में। इलाज का खर्च हर साल बढ़ भी रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अक्सर एक उम्र के बाद बुजुर्गों को कवर करने में कड़ी शर्तें लगा देती हैं और अगर करती भी हैं तो प्रीमियम इतना ज्यादा होता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है। वहीं सरकार ने 70 साल से ऊपर वालों को आयुष्मान योजना में शामिल किया है, लेकिन सवाल है, क्या आयुष्मान योजना पर्याप्त है या सीनियर सिटीजन्स को अलग से बीमा लेना चाहिए? और वो कौन से एड ऑन्स हैं जो बुजुर्गों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? तो देखिए, आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे 70 साल से ऊपर वालों के लिए बीमा के विकल्प क्या हैं, क्या उनके पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बुजुर्गों के लिए इंश्योरेंस की आखिरकार क्या चुनौतियां होती हैं, क्या क्या परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं जब इंश्योरेंस वो ले लेते हैं। इसके अलावा देखिए, 70 प्लस उम्र वालों के लिए आयुष्मान योजना कितनी ज़रूरी है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको कौन से राइडर्स लेने चाहिए। अगर मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसके साथ आप कौन से एड ऑन्स ले सकते हैं। कम पैसों में बुजुर्ग कैसे ज़्यादा कवरेज ले सकते हैं, कैसे ज़्यादा कवरेज पा सकते हैं। वहीं हम ये भी बात करेंगे कि बुजुर्गों के लिए क्या हो बीमा की सही रणनीति। अगर आप बीमा ले रहे हैं तो आपके लिए कौन सी सही रणनीति होनी चाहिए, कौन से सही प्लान्स होने चाहिए। तो इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दिल्ली के बुजुर्ग शर्मा दंपति की कहानी, जिन्होंने इंश्योरेंस न होने पर इलाज का पूरा खर्च खुद ही उठाया। दिल्ली के दिनेश शर्मा 70 साल के हो चले हैं। बीते 4-5 साल से उनके पास कोई हेल्थ बीमा नहीं है। बीमा कंपनियां प्रीमियम के तौर पर 40 से 50 हजार रुपए मांग रही हैं, जो शर्मा जी की हैसियत से बाहर है। पिछले महीने ही अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और इलाज पर 4 लाख रुपए खर्च हो गए। ये पूरा खर्च उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ा। ये केस बताता है कि बुजुर्गों के लिए इंश्योरेंस होना कितना जरूरी है। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसी के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो हम शामिल करेंगे। देखिए, आज हमारे साथ हैं भार्गव ठक्कर, एक्यूमेन एडवाइजरी के फाउंडर और इंश्योरेंस एक्सपर्ट भार्गव ठक्कर जी, जो बताएंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए कैसा और कितना हेल्थ बीमा जरूरी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बुजुर्गों के लिए हेल्थ बीमा लेना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ऐसे में आयुष्मान जैसी सरकारी स्कीम पर निर्भर रहना कितना सही है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो इस ओर भी जा रहे हैं आयुष्मान योजना की तरफ। बहुत ही सही सवाल है। और आज के कोविड के बाद के समय में जिस तरह से इन्फ्लेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के और इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, उसके पीछे का एक रीजन है। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, मार्केट में जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं कि मेरे से कम उम्र के लोग हैं, उन सभी के रिस्क को पूल में इकट्ठा करती है बाय प्रीमियम। वो प्रीमियम इंपैक्ट करता है कि कौन सी एज पे कितने क्लेम आने वाले हैं। तो हालांकि देखा जाए तो 70 की एज की अगर आप बात करते हैं, यानी कि 60 के बाद की एज में ज्यादातर बुजुर्गों में क्लेम आते हैं घुटनों के दर्द के, उनके कोई भी किडनी रिलेटेड है, उनको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो वही क्लेम के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को उनका प्रीमियम ज्यादा चार्ज करना पड़ रहा है। और ऐसे में जबकि उन्होंने पूरी साल की जमा पूंजी है वो भविष्य की निधि के लिए रखा होता है, और कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसमें ये पैसा चला जाता है। जैसे आपने अभी एक बताया दिल्ली के एक परिवार की बात, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में गवर्नमेंट की तरफ से जो आयुष्मान भारत है वो सच में एक आशीर्वाद के रूप है। जो लोग बड़ा प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं या फिर उनके लिए वो प्रीमियम भरने के बाद भी बहुत सारी चीज है, जैसे कि ओपीडी जैसे खर्चे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। तो आयुष्मान भारत के साथ दूसरी प्रोडक्ट जो कंपनीज की अवेलेबल है, उनको हम कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा सा इंश्योरेंस प्लानिंग कर सकते हैं हेल्थ केयर एक्सपेंस को फेस करने के लिए।
बिल्कुल सर, अगर किसी ने सीनियर सिटीजन ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किलें उनके लिए क्या आती हैं, साथ ही कंपनियां उन्हें कवर करने में क्यों कतराती हैं, क्यों नहीं कवर करती हैं, इसके पीछे का क्या रीजन आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एक उम्र के बाद प्रोबेबिलिटी क्लेम आने की बढ़ जाती है, जिसमें इंटरनल डिसीज है वो आपको बाहर से ना इंश्योरेंस कंपनी को पता चलती है, ना ही कोई जो बीमा लेना चाहता है उनको पता चलती है। तो उस रिस्क को अंडरराइट करने के लिए पहले तो आप किसके द्वारा इंश्योरेंस ले रहे हैं। आज की तारीख में अलग अलग माध्यम से इंश्योरेंस अवेलेबल है, ऑनलाइन है, आप एजेंसी के थ्रू ले सकते हैं, आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। हर एक कंपनी के पास डील करने के समय हर बुजुर्ग को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें सारे जो सवाल है वो आपको सही बताना जरूरी है, ताकि जब आगे जाके उनको जरूरत है, जब भी क्लेम आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसी फॉर्म के रेफरेंस से आपके क्लेम को सेटल करती है। अगर आपने कोई भी ऐसी बीमारी, आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो अगर छिपाई है या फिर उसमें जो वेटिंग पीरियड है उसी समय में अगर आप क्लेम करते हैं तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम आपका सेटल नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये एक एग्रीमेंट है कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का, जिसमें जो भी मीडिएटर है, एक इंडिविजुअल एडवाइजर भी हो सकता है, एक बैंक हो सकती है या ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर हो सकता है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है कि कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करते समय उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री सही में बताई जाए, ताकि जब भी क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को सही तरह से सेटल कर सके। और मेरा पिछले 20 साल का तजुर्बा है कि अगर कस्टमर का ऑनबोर्डिंग सही तरह से हुआ है तो क्लेम में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको परेशान नहीं कर सकती है। बिल्कुल, तो सही तरीके से अगर आपने फॉर्म जो है वो भरा होगा स्टार्टिंग में ही, तो जो डिजीज़ हैं वो भी कवर हो जाती हैं और साथ ही आपका जो क्लेम है वो भी पूरी तरीके से प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सर, मान लीजिए कुछ सीनियर सिटीजन्स ऐसे होते हैं, क्लेम तो कवरेज उन्हें मिल जाता है लेकिन प्रीमियम इतना ज़्यादा उनका क्यों हो जाता है, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके पीछे का क्या कोई सॉल्यूशन है? देखिए, अगर कोविड के बाद बात करूं तो ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने हर 15 महीने की साइकिल के बाद हर एज में प्रीमियम बढ़ाया है। वो आप 9% से लेके 90% तक मैंने देखा हुआ है इंडस्ट्री में हर कंपनी ने, और ज्यादातर 60 की एज के बाद, क्योंकि उसी एज में जैसे मैंने पहले भी बताया कि नी रिप्लेसमेंट है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, किडनी स्टोन है, हरनिया के रिलेटेड है, देयर आर सो मेनी प्रोबेबिलिटी कि उनको उसी एज में ये सर्जरीज आती है। और इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग तरीके से कवरेज प्रोवाइड करती है। बहुत सारी कंपनी में कोई भी कवरेज लेने से पहले उसमें को पेमेंट का ऑप्शन रहता है, बट आपकी जो कवरेज है उसमें भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो कोई भी कैपिंग के बिना आपको सारे कवरेज प्रोवाइड करती है। तो प्रीमियम डिपेंड रहेगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है उस एज बैंड में क्लेम आने की। बिल्कुल सर, अभी जो डिजीज़ आपने बताई हैं, सरकार ने 70 साल से ऊपर वालों को आयुष्मान योजना में शामिल तो कर लिया, लेकिन जो डिजीज़ आपने अभी कही, ये योजना जो है वो क्या क्या कवर करती है? क्या ये भी डिजीज़ कवर करती है या इसके अलावा भी और भी डिजीज़ हैं? नहीं, देखो, जहां तक मेरा नॉलेज है, आयुष्मान भारत 70 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग डायरेक्टली इंश्योरेंस का प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं, उसमें सारी बड़ी बीमारी, हार्ट के रिलेटेड, किडनी रिलेटेड है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, ऑर्गन फेलियर है, आपके घुटनों की जो रिप्लेसमेंट है, वो सारी बड़ी बीमारी भी कवर है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑथोराइज एम्पलमेंट किया हुआ है हर सिटी में, हर राज्य में, और बहुत सारे स्टेट भी इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल भी, अगर प्रधानमंत्री की योजना है उसमें भी जुड़े हुए हैं। बट समटाइम क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्टर या फिर फैसिलिटी है वो शायद उसमें ना मिल सके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो प्रीमियम बचाना चाहते हैं तो ये चीज में आपको खाली कॉम्प्रोमाइज करना है। बट मेरा एक मानना है कि अगर जो लोग डायरेक्टली प्रीमियम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको आज की तारीख में ये आयुष्मान भारत करवा लेना चाहिए उनके पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल, लेकिन सर, क्या ये आयुष्मान योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी है? क्या सीनियर सिटीजन्स इसी के ऊपर डिपेंड होकर रह सकते हैं या अलग से उन्हें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए?
बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 5 लाख रुपए का कवरेज अगर देखा जाए तो आज की तारीख में सफिशिएंट नहीं है। जिस तरह से भारत में हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, और जब भी कोई घर का व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमको भी पता है कि हम तभी डॉक्टर जो हमको सजेस्ट करेंगे वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, ना कि पैसा कहाँ से आएगा, मेरा इंश्योरेंस कितने का है। तो ऐसे 5 लाख के कवर के ऊपर मार्केट में प्राइवेट कहो या पब्लिक सेक्टर कहो, सभी कंपनी की टॉप अप और सुपर टॉप अप पॉलिसीज अवेलेबल है। उनके अलावा ऐसी पॉलिसी में एक डिडक्टेबल करके ऑप्शंस रहते हैं, जहां पे आप 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का डिडक्टेबल ऑप्शन ले सकते हैं, जिससे आप 5 लाख का आयुष्मान और ऊपर 25 से 50 लाख का टॉप अप ले सकते हैं, जो बड़े हॉस्पिटलाइजेशन में आपको एक बजट फ्रेंडली भी रहेगा और आपका हेल्थ केयर एक्सपेंस पूरी तरह से कवर भी हो जाता है। बिल्कुल। तो आप अगर आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप टॉप अप ज़रूर ले लीजिए। सर, क्या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी सीनियर सिटीजन्स के लिए सही विकल्प है या उन्हें इंडिविजुअल प्लान ही चुनना चाहिए? मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को सर ये थोड़ा सा आप एलैबोरेट करके बताइएगा। देखिए, अगेन इंडिविजुअल प्रीमियम जो है वो फ्लोटर पॉलिसी से ज्यादा ही रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यही जो एज है जहां पे क्लेम आने के चांसेस ज्यादा है, तो अगर क्लेम इंडिविजुअल पॉलिसी में आएगा तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी के प्रीमियम पे ही इम्पैक्ट करता है। और सपोज हो सकता है कि हमने 2 बुजुर्ग का फ्लोटर पॉलिसी लिया है, तो मार्केट में अलग अलग तरह की प्रोडक्ट आज की तारीख में अवेलेबल है। ज्यादातर प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एक रिस्टोरेशन करके बेनिफिट है, जहां पे अगर आपका 10 लाख का बीमा आपने लिया हुआ है और वो 10 लाख एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में एक ही मेंबर ने यूज कर लिया है, तो दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन और दूसरे मेंबर के लिए कंपनियां 10 लाख का दूसरा रिस्टोरेशन अवेलेबल करती है। तो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल में ना जाने से ज्यादा अगर फ्लोटर में जाएंगे तो वो बजट फ्रेंडली भी रहेगा। और ऐसे अगर फीचर्स नहीं है यानी कि अगर रिस्टोरेशन वाले बेनिफिट नहीं है तो फिर हमको इंडिविजुअल जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक ने वो पूरा बीमा यूज कर लिया तो दूसरे मेंबर की हॉस्पिटलाइजेशन के समय हमारे पास बीमा नहीं रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है आज की तारीख में अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो आप 2 बार उसको सही तरह के समझिए, जो कंपनीज की टर्म्स कंडीशंस रहती है वो बारीक से समझिए, और कोई भी एप्लीकेशन में साइन करने से पहले सारी अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपको बतानी जरूरी है, और हो सके तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही मिलके प्लानिंग करिए। बिल्कुल। तो एक्सपर्ट के साथ प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं, और साथ ही जो आपकी जो डिजीज़ हैं जो आपको पहले हो चुकी हैं, कोशिश करिए कि उनको भी उसमें शामिल कर दीजिए। सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन से ज़रूरी राइडर्स हैं और वो इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गए हैं? साथ ही जैसे कि क्रिटिकल इलनेस हो गया, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट हो गया, इन्हें क्यों लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, राइडर का मतलब क्या है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमने एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया, बट देखा जाए तो आज की तारीख में बच्चों को अलग अलग फ्लेवर चाहिए, तो वो बेस पिज्जा पे हमको क्या ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर ऐड करना है, पनीर एक्स्ट्रा करना है, जैलीपेनो करना है। तो दिस काइंड ऑफ राइडर आपके लिए एकदम बजट फ्रेंडली भी होती है, लेकिन वो ज्यादा आपको टॉपअप में कुछ बेनिफिट ऐड करके देती है। जैसे कि अगर आपने हॉस्पिटल केस की बात की, हॉस्पिटल केस कैसे काम करता है कि आप जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उसमें से पहले 24 घंटे निकालकर मैक्सिमम पूरे साल के 30 दिन तक आपको डेली का 1000 रुपए से लेके 4000 रुपए तक का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट रहता है, जो आपके मेडिकल बिल्स के अलावा ऊपर का पैसा मिलता है। अगर देखा जाए तो अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस समय उनकी देखभाल के लिए उनके परिवार के लोग अपना काम धंधा छोड़ के उनको असिस्ट करेंगे, और उनको भी ऐसे खर्चे लगेंगे जो मेडिकल बिल्स में नहीं मिलने वाले हैं, जैसे उनका फूड बेवरेजेस है, उनको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगता है। तो ऐसे राइडर्स उनकी ये कंपेंसेट करती है इस लॉसेस को, इस एक्सपेंस को। बिल्कुल सर, बहुत ही विस्तार से आप बता रहे हैं कि कैसे बुजुर्गों का अगर बीमा लेना है, हेल्थ बीमा लेना है, तो कौन कौन से फ्लोटर जो हैं वो शामिल करने हैं उसमें, इसके अलावा किन बातों का ध्यान उनको रखना है। अब अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो देखिए आपको बता देते हैं कि आप अपना सवाल जो है वो कैसे पूछ सकते हैं। अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का बता देते हैं कि इनसो आपको लिखना है और उसके बाद व्हाट्सएप पर आपका सवाल भेज देना है। 93
9354027995 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है अपना सवाल। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा शो है बीमा हो तो ऐसा, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाइए और आपके मन में जो भी सवाल है वो सवाल आप पूछ सकते हैं। उन सवालों को हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अमर उजाला द बोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में अब दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर से अर्पिता सिंह हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिता की उम्र 72 साल है, क्या अब उन्हें कोई प्राइवेट इंश्योरेंस मिल सकता है? सर जी हाँ अर्पिता जी, बिल्कुल मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से भारत का गवर्नमेंट का जो एक मिशन है, भारत की आजादी को 2047 में जब 100 साल होंगे तब हर भारतीय के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो उसी को पूरा करने के लिए सारी इंश्योरेंस कंपनी मिलके इस मिशन में साथ में है। और आपके पिताजी के लिए इस एज में भी बीमा होना, हेल्थ इंश्योरेंस मिलना पॉसिबल है। आपको ध्यान में रखना है उनकी सारी हेल्थ इंश्योरेंस की रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशन है वो समझनी है, जिससे आप डील कर रहे हैं, और उनको सारी आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपको सही से बतानी है। ताकि देखो, सीनियर सिटीजन के जब क्लेम आते हैं तो उनके लिए भागदौड़ करने के लिए बहुत कम लोग साथ में खड़े होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जब उनकी जरूरत है वो क्लेम के समय है, तो आज की तारीख में बहुत सारी कंपनी ने डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन और एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया होता है। तो जो चीज आप प्लान कर रहे हैं उसमें ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है कि क्या जरूरत के समय पे कंपनीज हमको कौन कौन से सपोर्ट, वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, मिल सकता है आज की तारीख में। इसके अलावा सर विदिशा से चंद्रकांत हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछा है कि सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेने पर वेटिंग पीरियड कितना होता है? देखिए, सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेने से जैसे कि मैंने बताया कि उनके क्लेम आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट हालांकि वो क्लेम जल्दी आने के चांसेस है, तो एक छोटा सा प्रीमियम थोड़ा ज्यादा ऐड करके उसमें आपके जो वेटिंग पीरियड नॉर्मली 2 साल के इंटरनल डिसीज के रहते हैं और 3 साल के आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के रहते हैं। लेकिन हाल ही में मार्केट में देखा गया है बहुत सारी कंपनी ये वेटिंग पीरियड को मॉडिफाई, यानी कि आप थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दे दो और ये वेटिंग पीरियड आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2 साल का इंटरनल डिसीज का आप 1 साल तक लेके जा सकते हैं। 3 साल का वेटिंग पीरियड है, उसको पूरा जीरो करके आप पहले ही साल से कवरेज ले सकते हैं। बट आपको उनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक और सवाल को हम शामिल कर लेते हैं। मोहाली से शिखा संपत हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? शिखा जी, आपका सवाल वैलिड है। क्रिटिकल इलनेस का मतलब है कि जहां पे लाइफ की टर्मिनल स्टेज आ जाती है, बहुत कम केस में बचने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में ये प्रोडक्ट एक बेनिफिट प्रोडक्ट है। वो राइडर के स्वरूप पे मिलने के लिए आपकी एज फैक्टर और आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बहुत मायने लगती है। क्योंकि अगर मैं 10 लाख का कैंसर कवर भी 50 की एज में प्लान करता हूँ, तो मेरी जो हैबिट है वो भी देखी जाती है। मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग का कोई ऐसा अगर मेडिकल क्रिटिकल इलनेस है, पास्ट में हुआ है, तो ये मुझे मिलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस, अगर आप सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपके प्लेटफॉर्म से सबको रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके, जितने हेल्दी आप हैं तभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि आगे जाके ये सारे जो नहीं मिल पाते हैं वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी। बिल्कुल, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले लीजिए, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना उठानी पड़े। सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। अब अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास चलते हैं, जो ये बता रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्ग के लिए 10 लाख के हेल्थ बीमा प्रीमियम का खर्च कितना आता है? थैंक यू अंजलि। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे युवा हों चाहे बुजुर्ग हों। और अगर बुजुर्ग 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो फिर मामला थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में हम लोग आज ये बताते हैं कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट करते हैं तो फिर प्रीमियम जो होगा वो अलग अलग कंपनीज क्या चार्ज कर रही हैं। मान लीजिए कि अगर 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस वो लेना चाह रहे हैं तो प्रीमियम जो होगा उनको क्या चुकाना होगा। तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ 5 कंपनीज हम लोग लेके आए हैं और इसमें क्राइटेरिया जो रखा है 70 साल के ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं और उन्हें ये भी हम लोग एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि उन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी है। ऐसे में
कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो केयर की बात करें, केयर कंपनी की बात करें तो यहाँ पर 58,814 रुपये का ईयरली प्रीमियम उनको चुकाना होगा। उसके बाद है नीवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसने एक तरह से जो प्रीमियम रहेगा वो 56,479 रुपये का रहेगा। उसके बाद है स्टार हेल्थ, उसकी बात करें तो 63,477 रुपये का ईयरली प्रीमियम यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। HDFC अर्गो की बात करें तो 63,622 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद है ICICI और लोम्बार्ड, जहाँ पर प्रीमियम जो होगा वो 54,292 रुपये रहेगा, जो ईयरली प्रीमियम जो होगा वो पे करना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं तो उनको प्रीमियम जो होगा वो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर जो प्रीमियम चार्ज कर रही हैं उनको ये चार्जेस देने पड़ेंगे ईयरली बेसिस पे। ओवर टू यू अंजलि। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक विस्तार से ये बताने के लिए कि अगर सीनियर सिटीजन्स कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ऑप्ट करते हैं, जो चुनते हैं, उनको किस तरीके से जो उनका खर्च है, जो प्रीमियम है वो कितना आता है। एक बार दोबारा से मैं गेस्ट के पास लौटूंगी, सर के पास लौटते हैं। सर, सीनियर हेल्थ प्लान्स में वेटिंग पीरियड और सब लिमिट जैसी कुछ शर्तें होती हैं, ये बुजुर्गों के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं? बहुत ही सही सवाल किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीनियर सिटीजन प्लान के फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। आप प्लान को मॉडिफाई करके सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें राइडर्स है, उसमें वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं और आप डिडक्टेबल ऑप्शन से यही प्रीमियम को, जैसे कि आपके कलीग ने जो बताया है, उसी प्रीमियम को और भी अगर मुझे कम करना है तो बहुत सारी कंपनी आज की तारीख में 10,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का डिडक्टेबल ऑप्शन देती है, ताकि ये जो प्रीमियम है आपका वो एफोर्डेबल प्रीमियम हो सकता है। बिल्कुल। और सर, इनको अगर कम करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर कम करना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या टॉपअप और सुपर टॉपअप जैसे प्लान्स हैं, इसमें क्या हेल्पफुल रहते हैं? क्यों नहीं, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो अगर किसी भी बुजुर्ग या कोई भी अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जो प्रीमियम है वो उनके बजट से बाहर है, तो उनको एक हर साल 50,000 से लेके 1 लाख तक का फंड मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग से रखना चाहिए और उसी के बेस पे उनको डिडक्टेबल वाले टॉप अप प्रोडक्ट लेने चाहिए जो काफी रीजनेबल रेट में अवेलेबल है और उसमें एज आज की तारीख में 100 की एज तक टॉप अप प्लान मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल। और सर, मान लीजिए आयुष्मान योजना किसी ने ली है, उसका वो लाभ ले रहे हैं, अब क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया इसकी किस तरीके से होती है? क्या ये प्राइवेट इंश्योरेंस की अगर कंपेयर हम करें तो या इजी है या फिर थोड़ी सी मुश्किल आती है? देखिए, आपको भी पता है, जब गवर्नमेंट कोई बड़े स्केल पे कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है तो उसकी एक सिस्टम डेवलप की होती है, उसके लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट रहते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं और बहुत बार ये हमारे लिए थोड़ा टीडीएस लग रहा है, ताकि गवर्नमेंट आपको ये फ्री में दे रही है तो हमको ये समझना जरूरी है कि विदाउट वेरिफिकेशन ये लाभ लेना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ताकि अगर बहुत बार हमको किसी सीनियर डॉक्टर की उसमें परमिशन होगी, उसके बाद ही क्लेम मिलता है, तो हमारी जो सर्जरी की प्रायोरिटी है शायद 10 दिन की जगह 20 दिन के बाद भी हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की योजना का लाभ ले रहे हैं तो हमें उसकी जो डिसाइड की गई प्रोसीजर है उसको फॉलो करना जरूरी है। समटाइम जैसे मैंने बताया कि जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्टर और फैसिलिटी है उसमें भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट अगेन, अगर आप डायरेक्ट एफर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि जो ये योजनाएं बनाई गई है वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई है, अगर वही लोग तक ये सही तरह से पहुंच जाएगी तो बाकी का जो रिस्क है जो प्राइवेट और पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज है वो मिला के गवर्नमेंट के इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं, उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप अपने सवालों को कैसे भेज सकते हैं, कैसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, अलग अलग माध्यम है और बहुत ही आसान सा तरीका भी है। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ओपन करना है और व्हाट्सएप पर आपको 9354027995 पर अपना सवाल टाइप करना है, इंसू लिखकर, और उसके बाद फिर भेज देना है। वहीं यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो कुछ दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी आ गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन्हें अब हम शामिल कर लेते हैं। बरेली से राधेश्याम गुप्ता हैं, वो पूछ रहे हैं कि आयुष्मान योजना में फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिलता है?
बिल्कुल राधेश्याम जी, हर स्टेट में इसमें गवर्नमेंट ने टाई अप किया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अपने तरफ से मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल को उसमें एम्पैनलमेंट कर रही है, ना कि ओनली सरकारी अस्पताल बट प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी इसमें हिस्सेदारी ले रही है। तो आप आयुष्मान प्राइवेट जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई है वहां पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पर भी आप जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। एक और सवाल जो है वो हम शामिल करेंगे सर। अलवर से रौली तिवारी हैं, वो पूछ रही हैं कि अगर पहले से कोई छोटी इंश्योरेंस है तो क्या वो आयुष्मान योजना के साथ क्लब हो सकती है? बिल्कुल, देखो जब भी आप आयुष्मान में क्लेम करेंगे तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें चले जाएंगे, या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख का आयुष्मान है और 5 लाख का प्राइवेट इंश्योरेंस है आपका खुद का। अगर आपका 5 लाख से ऊपर का खर्चा हो गया है 8 लाख रुपए का, तो 5 लाख तक का जो सेटलमेंट है आपने आयुष्मान से करवा लिया है या फिर आपकी प्राइवेट कंपनी से करवा लिया है, उसका एक सेटलमेंट लेटर और सारे जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपने सबमिट किए हैं उसका एक ट्रू कॉपी आपको करवाना पड़ेगा, जो आपको इधर आयुष्मान भारत में डिफरेंट अमाउंट 3 लाख के लिए या फिर आपकी कंपनी में 3 लाख के लिए जब आप जमा करवाएंगे तो आप दोनों को क्लब करके वो अपना जो हेल्थ केयर एक्सपेंस है उसमें कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, क्या सभी बीमारियां आयुष्मान योजना में कवर हो जाती हैं? इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जिन पर बेहद ध्यान देना जरूरी है। बहुत ही सही सवाल किया है। आयुष्मान भारत में ज्यादातर देखा जाए तो आपके बड़ी बीमारियां कैंसर है, हार्ट के रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, आपके नी रिप्लेसमेंट के रिलेटेड है या कोई भी ऑर्गन रिलेटेड है, उसी बीमारियों को ज्यादातर उसमें कवर किया जाता है। और नॉर्मल एज में अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो एक एज के बाद उनकी डेली बेस पे यानी कि ओपीडी बेस पे भी बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं किया गया है। इसीलिए आज की तारीख में जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान आप करते हैं उसमें राइडर की तरफ से आपको ओपीडी बेनिफिट मिल रहे हैं, जो आपके डेली के या मंथली ओपीडी एक्सपेंस है, फार्मेसी एक्सपेंस है, वो उसमें आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो प्राइवेट अगर इंश्योरेंस आप चुनते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसमें बहुत सारे राइडर्स होते हैं, उनमें उनको आप शामिल कर सकते हैं। सर, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में बुजुर्गों को क्लेम सेटलमेंट रेशियो और नेटवर्क हॉस्पिटल्स की कितनी अहमियत उनको देनी चाहिए? ये भी एक बहुत ही आज की तारीख में समझने जैसी चीज है कि हर इंडिविजुअल कस्टमर अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के लिए बात करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए सीनियर सिटीजन हूँ या फिर कोई भी एज का बंदा इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रहा है, तो उनके लिए एक ही चीज ध्यान में रखना है कि क्या मैं अपनी एप्लीकेशन में सारी रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं सही में अगर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे और हमारे जैसे कंसल्टेंट के लिए एक सोचने वाली बात होती है कि अगर हम इस कंपनी के साथ मिलके काम करते हैं तो वो किस टर्मिनोलॉजी से ये क्लेम सेटलमेंट करते हैं, ताकि अगर एक इंडिविजुअल बंदा कोई हॉस्पिटल होता है और उसने सारी चीज डिक्लेयर की है तो एज पर एग्रीमेंट उनको क्लेम मिलना मुमकिन है। बट बहुत सारे लोग वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को अपने एग्रीमेंट के साथ देख रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्लेम करते हैं और आपकी पॉलिसी में अगर आप वेटिंग पीरियड में हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को तो आपको आंसर देना ही है, आप उसको क्लेम सेटलमेंट में काउंट कर लेंगे। आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और आपने उसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वेटिंग पीरियड में क्लेम किया हुआ है या फिर इंटरनल डिसीज के वेटिंग पीरियड में क्लेम किया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी आपको जवाब देने के लिए बंधी हुई है और वही आपके क्लेम का जवाब ना में देती है, आप उनको काउंट कर लेते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो में। तो वो सही नहीं है कि आपको इंडिविजुअली आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि मैंने जो क्लेम किया हुआ है वो सही तरीके से मेडिकल हिस्ट्री के साथ किया हुआ है और मेरी पॉलिसी जब मैंने परचेस की तब मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री मैंने अगर सही बताई है तो क्लेम मिलना 110% मुमकिन है।
बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है कि अगर किसी परिवार के पास, फैमिली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या चुनना ज़्यादा समझदारी भरा कदम है? आयुष्मान योजना पर ज़्यादा भरोसा करें या फिर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि अगर हम फाइनेंशियली प्रीमियम एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें जरूर आयुष्मान भारत ही करवाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हॉस्पिटल एक्सपेंस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट की ये जो योजना है उसमें हम पार्टिसिपेट कर लेंगे और उसके ऊपर एक नॉमिनल प्रीमियम से आप टॉप अप प्लान ले लीजिए, ताकि 10 लाख से 15 लाख का आपका एक एडिक्वेट हेल्थ केयर एक्सपेंस कवर हो सकता है। बिल्कुल, तो सर बहुत ही विस्तार से आपने ये बता दिया कि आयुष्मान योजना पर निर्भर रहना है या फिर प्राइवेट जो हेल्थ पॉलिसी है वो भी आप साथ में ही चुन सकते हैं, और किन बातों का ध्यान रखना है वो भी सर ने बेहतर तरीके से बताया है कि मान लीजिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, आप शुरुआत में जब उसे ऑप्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि जो फॉर्म दिया गया है, आपको जो प्रोवाइड किया है, उसमें सही तरीके से अपनी जो डिजीज़ हैं उनको सभी को आप मेंशन कर दीजिए। कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं है, अगर आप छुपाते हैं तो बाद में ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। जब वो आपको डिजीज हो जाए, उसका क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आपको होगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। तो देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस चुनना आसान नहीं होता है। प्रीमियम महंगे होते हैं और जो रिसोर्सेज हैं, विकल्प हैं, वो सीमित होते हैं, लेकिन सरकार की आयुष्मान योजना और कुछ राइडर्स मददगार साबित भी हो सकते हैं। समझदारी यही है कि परिवार समय रहते हैं इंश्योरेंस की प्लानिंग करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए बीमा हो तो ऐसा, सिर्फ अमर उजाला दी बोनस पर।